नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे जो है मन लगा कर के पढ़ रहे होंगे और आप लोग जो है नियमित जो है अपने घर पर अभ्यास करते रहिए। आज हम आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन लेकर के आए हैं और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सारे वीडियो में इसके क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे जो हैं इस चैप्टर को रिवीजन भी करते रहेंगे। आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ते रहिए और ऑनलाइन में भी क्वेश्चन जो है देख करके रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। और एक बात आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन किसी भी फंक्शन का तभी प्राप्त होता है जब वह फंक्शन वन वन अनटू फंक्शन हो। यह बात लिख रहे हैं कि इन्वर्स उसी फंक्शन का फलन का निकाला जाता है जो वन वन अनटू फंक्शन हो, वन वन अनटू फंक्शन हो। वन वन को कहा जाता है एकैक फलन और अनटू को कहा जाता है आच्छादक। फंक्शन मतलब फलन हो गया और इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, कहा जाता है इसको प्रतिलोम फलन, पूरा नाम हो गया। तो हमने आप लोगों को कहा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी हम लोग याद करते हैं जब वह फंक्शन जो है वन वन और अनटू फंक्शन हो। इसका मतलब कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि वन वन अनटू फंक्शन किसको कहते हैं। तो चलिए इस पर पहले विचार किया जाए। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इन्वर्स उसी फंक्शन का निकाला जाता है जो वन वन अनटू फंक्शन हो। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा, हमारा फंक्शन फलन जो है, फलन को दो भागों में बांटा गया है। एक फंक्शन होता है वन वन, वन वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन होता है। इसको हम लोग एकैक फलन कहेंगे, एकैक फलन। एक होता है अनटू फंक्शन, मेनी फंक्शन इसको कहिए। पहले फंक्शन को दो भाग में, एक वन वन फंक्शन, एक मेनी फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग कहेंगे बहु एकैक फलन, बहु एकैक फलन। अब आप देखिएगा तो वन वन फंक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। वन वन फंक्शन को दो भाग में जब बांटेंगे तो एक होता है अनटू फंक्शन, तो इसको पढ़ेंगे वन वन अनटू फंक्शन। और एक कहेंगे कि वन वन इनटू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन एक होता है। इसमें भी मेनी वन अनटू होता है और इनटू होता है, मेनी वन अनटू फंक्शन और मेनी वन इनटू फंक्शन होता है। इतना बात आप लोग को नोट कर लेना होगा। पहले समझिए फंक्शन कितने प्रकार के, तो फंक्शन जो होते हैं फलन दो प्रकार के होते हैं। एक एकैक फलन होता है, एक बहु एकैक फलन होता है। एक वन वन फंक्शन कहते हैं, एक को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। इसको भी दो भाग में बांट दिए हम लोग, एक अनटू हो गया, एक इनटू फलन में हो गया, और ये भी अनटू और इनटू में हो गया। मतलब कि चार फलन आपको हो गए। एक कहेंगे कि वन वन अनटू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, मेनी वन अनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। ओके, इस ढंग से हम लोग चार फलन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए इन्वर्स पर हम लोग चले हैं। इन्वर्स में हम लोग कहे हैं कि उसी फलन का निकाला जाता है जो वन वन अनटू फंक्शन हो। मिटा दें।
अब वन वन फंक्शन में समझने के लिए, वन वन फंक्शन को, एकाएक फलन को समझने के लिए, एकाएक फलन हो गया, इसको हम लोग कह दिए वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन कह दिए इसको। देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हमने लिखा है कि 2x + 3 के बराबर है। एफ एक्स जो है 2x + 3 के बराबर है। अब इसका एक प्रतिचित्रण हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे। वैल्यू पहले कुछ लिखिए कि f1 का यदि हम लोग मान निकालें तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 × 1 + 3, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 1 रखे हैं तो वैल्यू हमारा 5 प्राप्त हुआ। उसी तरह से यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। 2 × 2 + 3 बराबर आपका 7 हो गया। ओके। उसी तरह से अगर 3 रखते हैं तो आप देखिएगा तो 2 × 3 + 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यह हो गया, इसका दो फंक्शन ऐसे दिखाइएगा तो इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इस भाग को हम लोग रेंज कहते हैं। ऐसे इसी भाग को हम लोग कोडोमेन भी कहते हैं। इसको समझा देते हैं हम आपको कि डोमेन और कोडोमेन किसको कहते हैं। अब देखिएगा पहले इसमें इधर इनपुट में हम लोग मान 1 2 3 लिए हैं। x का जो मान लिए हैं यहाँ पर 1 2 3 लिए हैं। इसके लिए इसके जो वैल्यू जो प्राप्त हुए हैं, 5 प्राप्त हुए हैं, 7 प्राप्त हुए हैं, 9 प्राप्त हुए हैं। तो 1 का प्रतिबिंब बना है आपका 5, 2 का प्रतिबिंब बना है 7 और इसका प्रतिबिंब बना है आपका 9 बना है। अब इसका हम लोग मान लीजिए कि प्रतिचित्रण हम लोग देख रहे हैं R2R में, रियल नंबर का रियल नंबर में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ क्या देखे हैं कि एक नंबर का इमेज जो है केवल एक ही बन रहा है। अगर एक का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। अब एक बात समझिए, तो इसमें मान लीजिए कि इसको a कहते हैं, इसको अगर b कहते हैं, तो a में जितने भी एलिमेंट मौजूद है, a में जितने एलिमेंट मौजूद है उन सारे नंबर को जो है हम लोग डोमेन कहते हैं। इन सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जिस एलिमेंट का b में प्रतिबिंब बना है, जैसे 5 7 9 प्रतिबिंब बना है a में किसी ना किसी एलिमेंट का, तो उसको हम लोग रेंज कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इसी में वैल्यू होता 6, इसी में वैल्यू होता आपका 5, ये भी 2 एलिमेंट हो गया। जो इसमें का किसी का प्रतिबिंब नहीं बना है, तो 5 तो बना है, 5 में 6 मान लेते हैं हम लोग। तो 5 6 7 9 ये 4 एलिमेंट हो गए ना। तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। ए के सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं। और ए के वैसे सदस्य जिसका जो है प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। अब देखिए, यदि एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक का एक बन रहा है, एक का केवल एक बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। हमारे समझ से इतनी बातें आप लोगों को पहले समझ में आ गई होगी। अब अनटू फंक्शन का बात करते हैं। तो अनटू फंक्शन में अनटू फलन मतलब आच्छादक फलन हो गया, इसको हिंदी में कहेंगे। अगर डोमेन और रेंज एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसे फलन को हम लोग अनटू फंक्शन कहेंगे। मतलब कि यदि इसमें 6 नहीं रहता तो इसमें भी कोई सदस्य नहीं बचा हुआ है। यदि इसमें कोई सदस्य नहीं बी में बचा हुआ है, ए के सारे एलिमेंट का इमेज इसमें दिखाई देता है और बीच में भी कोई सदस्य बचा हुआ नहीं है, तो ऐसे फलन को हम लोग अनटू फंक्शन कहते हैं। ओके। लेकिन यदि कोई सदस्य यहाँ पर जैसे 6 हम लोग लिए थे, यदि बच गया है, किसी का प्रतिबिंब नहीं, माने आपको बन रहा है, इसका सदस्य जो है नहीं बना रहा है, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। इनटू फंक्शन कहेंगे। अगर बच गया तो इनटू,
और नहीं बचा तो अनटू, मतलब कि अनटू फंक्शन में रेंज को ही हम लोग डोमेन कहते हैं। रेंज यहाँ पर डोमेन नहीं, इसको कहेंगे कि को डोमेन जो होता है अनटू में, को डोमेन जो होता है वह रेंज के इक्वल होता है। देखिए 6 जब नहीं था तो यही सारे सदस्य आपके रेंज थे और यही सारे सदस्य चूँकि बी के ही सारे सदस्यों को कोडोमेन कहते हैं, तो आपका रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है। यदि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है तो उसको अनटू फंक्शन कहेंगे। लेकिन यदि बराबर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर यदि 6 है तो कोडोमेन का मान जो है अधिक है रेंज के अपेक्षा, तो उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। मतलब इसमें कोडोमेन जो होगा वह अधिक होगा, बड़ा होगा किससे? रेंज से। इसमें का कुछ सदस्य ऐसा होगा जो रेंज में नहीं होगा, तो समझिए कि उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। तो हम लोग क्या कहें कि वैसे फंक्शन जो 1 अनटू फंक्शन होते हैं उसके इन्वर्स निकाले जाते हैं। ओके, अब इस पर इन्वर्स पर हम आएंगे, अभी तुरंत समझिएगा। अभी एक बात और, इतना बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब मेनी वन फंक्शन को समझिए कि मेनी वन फंक्शन किसको कहते हैं। मेनी वन फंक्शन समझिएगा। मेनी वन फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? बहु एकैक फलन। बहु एकैक फलन, इसको हम लोग कहेंगे मेनी वन फंक्शन। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर f(x) बराबर आपका x² है, इसमें भी आपको r का इमेज r में ही देखना है, माने रियल नंबर का इमेज रियल नंबर में देखना है। अब यहाँ पर मान थोड़ा सा रखिए। यदि f1 का मान निकालते हैं तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। f-1 का यदि मान निकालते हैं तभी भी आपका 1 होगा। ओके, और f-2 का मान निकालते हैं तो इसका मान आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, और f2 का भी मान निकालिएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका प्रतिचित्रण की खींचिए। मान लीजिए कि इसमें a हो गया, इसमें b हो गया। ए वाला को डोमेन कहेंगे, फिर बताए हैं हम आपको। इसमें a में क्या क्या लिए हैं एलिमेंट? तो 1 लिए हैं, -1 लिए हैं, 2 लिए हैं, -2 लिए हैं। इसमें जो वैल्यू प्राप्त हुए हैं, 1 प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है बी में। तो 1 का भी वैल्यू जो है 1 रखने पर भी 1 आया है, -1 भी रखने से आपका 1 आया है। इसमें देखिए तो 2 रखने से भी 4 आया है और -2 रखने से भी आपका 4 आया है। तो यदि 2 वैल्यू के लिए केवल 1 जो है आउटपुट प्राप्त हो, चाहे 3 वैल्यू के लिए भी इसमें 1 मान प्राप्त हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बहु एकैक फलन कहते हैं। ओके, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन कहेंगे, बहु एकैक फलन इसको कहेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा थोड़ा सा, यदि इसमें कोई वैल्यू 3 रहता तो 3 किसी का इमेज नहीं बना। अगर 3 किसी का इमेज नहीं हुआ तो मेनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन इनटू। लेकिन यदि 3 नहीं है, सारे के सारे सदस्य किसी ना किसी का इसमें का इमेज बन गया है, तो उसको कहेंगे कि मेनी वन अनटू। मतलब कि अनटू में आप यही ध्यान में रखिएगा कि अनटू में एक भी सदस्य जो है ना बचना नहीं चाहिए। वहाँ को डोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे वो मेनी वन हो और चाहे आपका 1 फंक्शन हो। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या कहें कि वैसे ही फंक्शन के इन्वर्स निकाले जाते हैं जो 1 अनटू फंक्शन हो, 1 अनटू फंक्शन हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। जब 1 फंक्शन आप लोग अनटू फंक्शन समझ गए, तब आप लोग जो है इन्वर्स को समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें जो है हम लोग को इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन पढ़ना है इस टॉपिक में हम लोगों को। मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, जो त्रिकोणमितीय हम लोग अनुपात जो लिखते हैं वह 6 होते हैं, साइन थीटा से लेकर के कोसेक थीटा तक।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सारे को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो कहते हैं। और इनके इन्वर्स को जो है हम लोग यदि इन्वर्स में इसको लिखना चाहें तो कहेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग, चाहे कोसेक इन्वर्स एक्स लिखते हैं। इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यह पढ़ने का मतलब हुआ, इसका मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो भी इन्वर्स जो है दर्शाते हैं, इन्वर्स प्रदर्शित करते हैं, उनका इन्वर्स होता है, तभी ना साइन इन्वर्स एक्स हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा चेक करके देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आ रही है कि क्या साइन थीटा जो है चाहे साइन एक्स जो है क्या 1/2 फंक्शन है। यदि है तभी तो इसका इन्वर्स संभव होगा। तब हम लोग थोड़ा सा साइन थीटा का ग्राफ तनी प्रदर्शित करने का प्रयास करें। ओके, चलिए यहाँ पर बढ़ा जाए एक बात पर। साइन थीटा का यदि आप लोग ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ x एक्सिस ले लिए, इधर y एक्सिस ले लिए। साइन थीटा का ग्राफ आपका ऐसे जाता है। ओके, एकदम सांपनीन ऐसे लपर लपर जाएगा। तो साइन थीटा का यह आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें क्या है कि इसको हम लोग 0 डिग्री कहेंगे, इस वैल्यू को हम लोग π/2 कहते हैं, इस वैल्यू को हम लोग पाई कहते हैं, इसको हम लोग 3π/2 कहते हैं, इसको हम लोग 2π कहेंगे, 2π कहेंगे। अब यहाँ इधर बढ़िए, तो इसको हम लोग -π/2 लिखेंगे, यहाँ पर -π होता है, यहाँ पर आपका -3π/2 होता है और यहाँ पर आपका वैल्यू -2π होता है। ये साइन थीटा का ग्राफ हुआ। इधर y एक्सिस में यदि वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है इस बिंदु पर का वह होता है 1। इसका वैल्यू जो इधर लिखेंगे यदि इससे देख करके तो इसका वैल्यू होता है -1। माने साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वह -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। थोड़ा सा ये हाइट कम रह गया है, एकदम इक्वल बनाइएगा। ओके, तो यह आपका -1 से लेकर के यह 1 तक वेरी करता है। तो यह ग्राफ बता रहा है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, जब इसका रेंज यदि हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो यह होता है -1 से 1 तक होता है। साइन एक्स का रेंज हुआ, साइन इन्वर्स एक्स का नहीं। साइन इन्वर्स एक्स का यह डोमेन हो जाता है। इन्वर्स में क्या होता है ना कि इन्वर्स में जो साइन थीटा का जो रेंज होता है वह साइन इन्वर्स एक्स का जो है वह कोडोमेन माने डोमेन कहलाता है। अब देखिए साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। साइन थीटा का यदि हम लोग देखते हैं तो -1 से लेकर के 1 तक है, तो यही इसका रेंज हो गया। अब डोमेन थोड़ा सा लिख करके देखा जाए, तो यदि डोमेन अब लिखने का प्रयास करेंगे तो अब देखिएगा थोड़ा सा प्रतिचित्रण एक दिखाते हैं। पहले चेक किया जाए कि यह 1/1 है कि मेनी वन फंक्शन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइन 0 का मान, ग्राफ देखिए बता रहा है आपका कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का भी मान 0 होता है, साइन 2π का भी मान 0 होता है, साइन में -π का भी मान आपका 0 होता है, साइन में 2π का मान भी आपका 0 होता है। मतलब कि इनपुट को यदि ए में रखा जाए, ए बॉक्स में, आउटपुट इसके रिजल्ट को बी बॉक्स में रखा जाए, तो इनपुट में हम लोग क्या क्या रखें, 0 डिग्री हम लोग लिए हैं, फिर पाई लिए हैं, 2π लिए हैं, यहाँ पर -π लिए हैं, यहाँ पर -2π लिए हैं, इधर आपका वैल्यू है आपका 0। तो हम लोग क्या देखे हैं कि साइन 0 का भी मान तो 0 होता है, पाई का भी मान 0 होता है, 2π का भी मान 0 होता है, -π का भी 0 होता है, -2π का भी मान आपका 0 होता है। तो इसका मतलब ये तो गजब हो गया भाई, ये तो आपका मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। साइन एक्स जो है वह मेनी वन फंक्शन है, लेकिन इसका इन्वर्स हम लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स। तो इन्वर्स जब लिखते हैं,
इसका मतलब कि साइन एक्स के ग्राफ में हम लोग को कुछ वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कम करना होगा, उसके ग्राफ को मिनिमाइज में लाना होगा, एक वैसा भाग छांटना होगा उस ग्राफ में से कि कहाँ से कहाँ तक मान रखें कि उसका केवल एक ही वैल्यू प्राप्त हो। अब थोड़ा सा एक बात को समझिए, यहाँ देख लिए तो हम लोग जान गए कि ये मिनिमम फंक्शन है, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए कि यदि ग्राफ का मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग लेते हैं, 0 से पाई तक मान लीजिए कि यह ग्राफ ले लिए, यह 0 हो गया, यह पाई हो गया, तो हम लोग इस ग्राफ में क्या देखते हैं कि 0 का भी वैल्यू साइन में 0 होगा, साइन पाई का भी वैल्यू जो है वह 0 होगा, अभी मिनिमम फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का भाग यदि चयन करते हैं तो यह मिनिमम फंक्शन है। चाहे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचिए, यह हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को 2 जगहों पर काट रहा है। जब 2 जगहों पर काट रहा है इसका मतलब कि यह मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। 2 वैल्यू का इमेज जो है एक प्राप्त हो जाएगा, तो यह मिनिमम फंक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ तक का यह ग्राफ नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ -π/2 से यदि π/2 तक यह भाग हम लोग ला देते हैं इस ग्राफ में से। यहाँ से देखिए मोटा लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से यह भाग यदि हम इसमें से चुनते हैं तो हम लोग इस ग्राफ को यहाँ पार करके देखिए, यह ग्राफ ऐसे ही है। ओके, यहाँ पर आपका -π/2 है और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हैं तो यह मान जो है आपका π/2 है। अब आप देखिए तो इसमें से कहीं भी आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक बिंदु पर कटा, इसका मतलब कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं, इसका मतलब कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। बात आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। यहाँ भी अगर खींचते हैं तभी हम क्या देखते हैं कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब साइन एक्स का भी इन्वर्स हो सकता है यदि उसका वैल्यू -π/2 से +π/2 तक लिया जाए, -π/2 से +π/2 तक लिया जाए। तो इसका डोमेन जो होता है साइन एक्स का डोमेन जब हम लोग लिखेंगे तो यह इसका -π/2 से +π/2 तक होगा। ओके, जैसे कहने का मतलब हुआ कि इसमें बड़ा कोष्ठ में घेरने का मतलब है कि -π/2 भी आपको लेना है और +π/2 भी आपको लेना है। और यदि इसको छोटा कोष्ठ में घेरते तो इधर वाला दोनों अंक छोड़ करके उसके बीच के सारे वैल्यू को लेना है। बातें समझ में सबको आ रही होगी। यदि समझ में आ रही होगी कि तो वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। मैं इसमें एक से बढ़ करके एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। बहुत सारा क्लास इसमें लेना है इस चैप्टर का, और ईच एंड एवरी भाग आप लोग क्लियर करते जाइएगा। ओके, तो हम लोग क्या देखें, अब यहाँ पर आइए कि -π/2 से लेकर के +π/2 तक साइन एक्स का इन्वर्स संभव है, क्योंकि इसमें केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होता है। यह 1-1 फंक्शन की तरफ जा रहा है, 1-1 भी है और 1-2 भी है यहाँ पर। तो हम लोग कहें कि सर डोमेन यही क्यों होगा, क्यों इसी में केवल एक थोड़े होगा। डोमेन आप इसको क्यों नहीं ले लिए, यहाँ से लेकर के ये भी तो ग्राफ यदि इतना भाग हम लोग अगर ले लेते इस ग्राफ में से, माने π/2 से लेकर के इसका डोमेन हम लोग कहते हैं कि π/2 से लेकर के और 3π/2 तक ले लीजिए, तो इसमें तो केवल एक ही वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, यदि हम लोग यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आते -π/2 तक, -3π/2 से अगर -π/2 तक हम लोग ग्राफ में से चयन करते इतना ही भाग, तो यहाँ भी तो सर केवल एक ही वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्यों नहीं लिए, यही क्यों लिया गया? तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि यहीं से जो है हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला भाग ही को है हम लोग डोमेन में लेते हैं। यह नहीं है कि यह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि प्रधान मान के अनुसार ही हम लोगों को जो है इसका डोमेन रेंज लिखना चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग को लेना होगा। ओके, तो अब हम लोग बात समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स
यानी साइन थीटा का इन्वर्स पॉसिबल है यदि हम लोग साइन में थीटा का मान यदि हम लोग रखते हैं कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। ओके, बात समझ में आया होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो ये तो आपका रेंज और डोमेन, ये जो हम लोग लिखें ये साइन एक्स का लिखें। यदि आपसे कह दिया जाए कि साइन इन्वर्स एक्स का रेंज बताइए, तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज यदि लिखना होगा तो साइन एक्स में से जो रेंज है उसी को हम लोग डोमेन अब कहेंगे कि -1 से 1 तक यह आपका डोमेन हो गया। ओके, और इसका डोमेन हो गया। और यदि आपको रेंज लिखना होगा तो कहेंगे कि -π/2 से +π/2 तक यह आपका रेंज हो गया इन्वर्स में, क्योंकि इसमें y को डिफाइन करना होता है। y के रूप में डिफाइन करेंगे x को तो बातें उलट जाती है। रेंज जो होगा आपका डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो होगा वो आपका रेंज हो जाएगा। तो इन्वर्स में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो साइन थीटा के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। एक कॉस थीटा के बारे में भी समझाते हैं और तब इन्वर्स पर हम आते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा कॉस का ग्राफ देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिए। समझिएगा अब थोड़ा सा कॉस एक्स के बारे में। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ यदि हम लोग खींचते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ जब आप लोग खींचिएगा तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। यह एक्स एक्सिस हो गया और उसी तरह से इधर भी होता है। हो गया, इसको y कहेंगे। इस वैल्यू को हम लोग 1 कहते हैं। इधर में यहाँ का जो हाइट हो गया यहाँ से यह -1 हो गया, माने cos x भी जो है -1 से +1 तक वेरी करता है। y पर जो वैल्यू देख लिए इसका रेंज हो गया cos x का। तो इसका हम लोग रेंज लिख लें, तो रेंज जो होगा वह -1 से +1 तक होगा। अब वैल्यू थोड़ा सा लिखिए, इसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, इसको हम लोग π/2 कहते हैं, इसको हम लोग पाई कहते हैं। यहाँ बढ़िएगा तो इसको 3π/2 कहते हैं। इस वैल्यू को हम लोग पाई के बाद में हो गया आपका 2π, इसको कहेंगे। इसको हम लोग 5π/2 लिखेंगे। 90 डिग्री पर आपको जोड़ते जाना है। इधर बढ़िए तो -π/2 लिखेंगे, इसको -π लिखेंगे, -π हो गया। ये आपका -3π/2 हो गया। यहाँ पर वैल्यू आप लिखेगा तो इस वैल्यू को हम लोग -2π कहेंगे, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि -5π/2 हो गया। ये आपका cos x का ग्राफ हो गया। अब इसमें भी तो वही बात है कि देखिए आप कि साइन में -5π cos में cos x का यह ग्राफ हुआ, y बराबर cos x का ग्राफ हम लोग खींचे हैं। अब देखिए कि cos x के ग्राफ में cos x का वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो -5π/2 का भी मान इसका 0 होता है, -3π/2 का भी मान cos x में 0 होता है, -π/2 का भी मान इसका 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, 270 का भी मान 0 होता है, 450 डिग्री का मान भी आपका 0 होता है, जिसको 5π/2 आप लोग कहते हैं। तो अब इसमें फिर प्रतिचित्रण उसी तरह से अगर आप दिखाते हैं कि -π/2 हो, चाहे π/2 हो, चाहे 3π/2 हो, इन सारे मानों के लिए एक ही वैल्यू है, कितना, तो 0 है। इसका मतलब कि cos x भी, तो जितने त्रिकोणमितीय आपके अनुपात होते हैं साइन थीटा से लेकर के cosec थीटा तक, सभी जो होते हैं वह मेनी वन फंक्शन होते हैं, सभी मेनी वन फंक्शन है। लेकिन यदि उन फलनों को थोड़े मान में उसके ग्राफ को जो है बाउंड्री तक सीमित कर दिया जाए तो वह भी 1 1 फंक्शन हो सकता है।
और जिस वैल्यू में वह 1 1 हो जाएगा वही उसका जो है डोमेन हो जाएगा उसका। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग अब क्या देखेंगे कि हम इसको ऐसे इस ग्राफ का एक ऐसा हिस्सा चयन करेंगे कि जहाँ तक इसका केवल एक ही वैल्यू प्राप्त हो। तो अब इसमें से देखिए यहाँ से ले करके यदि इस ग्राफ में इस मोटा लाइन को देखिए आप लोग कि यहाँ से ले करके और यदि इस ग्राफ के यहाँ तक का भाग यदि हम लोग चुन लेते जहाँ से कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाले जाते हैं तो यहाँ केवल एक ही वैल्यू जो है प्राप्त होगा। यह ग्राफ ऐसे पार करके आप ऐसे इसको काट करके देखिए एक ही पॉइंट पर यह कटेगा और जब एक ही पॉइंट पर कटेगा इसका मतलब कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट प्राप्त हुआ है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट प्राप्त हुआ है। तो आपका यदि cos x का यदि हम लोग डोमेन लिखेंगे तो इसका डोमेन अब देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चयन किए हैं, मतलब कि 0 से पाई तक होगा। इसका 0 से कहाँ तक पाई तक होगा। तो इसका डोमेन भी आप लोगों को याद हो गया कि 0 से पाई तक होगा। यह डोमेन जो लिख रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में। जब आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिएगा, जब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा उसके लिए यदि बच्चों को यह वैल्यू यदि याद नहीं हो तो वह कुछ क्वेश्चन में को बनाने में जो है फंस जाएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो इसका हम लोग बात समझ गए कि डोमेन क्या होता है, तो 0 से पाई बाई 2 होता है cos x का। लेकिन यदि cos इन्वर्स का पूछ दिया जाए आपसे, cos इन्वर्स x का सर डोमेन बता दीजिए, तो डोमेन यह हो जाएगा cos इन्वर्स x के लिए। और रेंज यदि देखेंगे cos इन्वर्स x का तो रेंज आपका हो जाएगा 0 से पाई तक हो जाएगा। और डोमेन जब कहेंगे इसका cos इन्वर्स x का तो यह कहेंगे कि -1 से +1 तक होता है। ओके। अब बड़ा कोष्ठ का मतलब क्या हुआ कि 0 भी आपको लेना है और आपको पाई भी आपको लेना है। इतनी बातें सभी बच्चों को जो है समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और इस ग्राफ को भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब बात को आगे बढ़ाया जाए। ओके, मिटा दें। चलिए अब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की ओर बढ़ा जाए। अब इन्वर्स फंक्शन की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो आपको कुछ पहले सूत्र थोड़ा सा याद होना चाहिए और इन सूत्र को पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए कि यदि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि साइन इंटू साइन इन्वर्स x लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू x होता है। साइन इंटू साइन इन्वर्स x बराबर x होता है कब? जब x का वैल्यू जो हो वह -π/2 से π/2 के बीच में हो। ओके, मतलब कि x का जो वैल्यू आना चाहिए ना वह इसी के बीच में आना चाहिए। उसी तरह से cos इंटू कॉस इन्वर्स x बराबर x होता है कब? जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों को कहे हैं कि डोमेन और रेंज ये दोनों वैल्यू आप लोगों को याद रहने चाहिए। और यदि डोमेन और रेंज आप लोगों को याद है तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक उदाहरण जैसे हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। इन सूत्र को भी नोट कर लीजिएगा कि साइन इंटू साइन इन्वर्स x बराबर x होता है, कॉस इंटू कॉस इन्वर्स x बराबर भी x होता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देते हैं कि साइन इंटू साइन इन्वर्स 5π/6 लिखा हुआ है, 5π/6। तो हम लोग कहेंगे कि सर तो यहाँ पर तो सूत्र लिखा ही हुआ है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स x बराबर x होता है। तो साइन इंटू साइन इन्वर्स x बराबर कहिए सर 5π/6 नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह वैल्यू जो है आपके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं है। इसी वैल्यू के बीच में यह वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर के आपको करेक्ट होंगे। समझ में आएगा वही कोई बात को? आपके परीक्षा में ये भी चॉइस में रहेगा, लेकिन इस पर यदि आप टिक लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा।
तो अब इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि साइन इंटू साइन इन्वर्स, आप लिखिए कि पाई माइनस पाई बटा 6 लिख देते हैं इसको। ओके, तो अब आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो साइन इन्वर्स इंटू साइन 5 पाई बटा में 6 भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए कम करने के लिए कि साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस पाई बटा में 6 लिख दिए। हो गया, घटा करके देख लीजिए, ये लघुत्तम निकलेगा तो 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो 5 पाई बटा में 6 आपका आ जाएगा। ओके, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग एक सूत्र याद कीजिए त्रिकोणमिति में कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये सूत्र आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होइएगा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो अब इसको क्या लिखेंगे कि साइन इन्वर्स साइन पाई बटा में 6 हो गया, तो इसका वैल्यू आपका पाई बटा 6 होगा कि नहीं? ए करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। अब देखिए तो पाई बटा 6 जो है इसी के बीच में आया है कि नहीं आया है? तो ये वैल्यू आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब इस बात को फिर समझिए एक बार और, मिटा दें, एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए कि कॉस में आपको दिया हुआ है कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 300 डिग्री लिखा हुआ है। 300 डिग्री को रेडियन में आप बदलिएगा ना, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई बटा में 180 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये रेडियन में बदल जाएगा। तो ये 0 0 आपका कट जाएगा, 6 से कटाइए, 6 5 30 और 6 3 18, मतलब कि 5 पाई बटा में 3 लिखा हुआ है। आप 300 डिग्री न लिख करके इसको आप 5 पाई बटा में आप 3 लिख सकते हैं। हो गया, अब समझिए इसका। अब फिर आप कहिएगा कि सर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। ये सूत्र जो लिखे हैं आप ऐसे भी लिखते हैं, चाहे आप कहते हैं कि कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स, कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, बशर्ते कि आपका एक्स का वैल्यू इसी के बीच में होना चाहिए। तो सूत्र के अनुसार ऐसे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स बराबर कहिएगा कि सर एक्स होगा। इतना तो आंसर हो गया, लेकिन ये भी क्या है? गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि यह वैल्यू जो है इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, 0 से पाई के बीच में आपका वैल्यू आना चाहिए, जबकि आपका वैल्यू इतना आया है, इस वैल्यू में नहीं आया है। अब इसको इस वैल्यू में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बटा में 3 कर दीजिए। तो आप हल करके देखिए कि 2 3 6 पाई या माइनस पाई, तो आपका 5 पाई बटा में 3 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद में एक सूत्र याद कीजिए कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तब इसको हल कीजिए तो कहेंगे कि कॉस इन्वर्स कॉस पाई बटा में सर 3 हो गया, पाई बटा 3 हो गया। तो अब कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर आपका एक्स होता है, तो अब इसको पाई बटा में 3 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यह वैल्यू जो है ना हमारा वह 0 से पाई के बीच में है। बातें सबको समझ में शायद आ रही होंगी, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, और इस पर आप लोगों को अभ्यास बहुत करना है, तब इन सारे सूत्रों को मैं लिख दूंगा। उन सूत्रों को अभ्यास करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन धीरे धीरे सारे प्रश्नों को देखेंगे, और सारे प्रश्न कैसे बनेंगे बिल्कुल करेक्ट ढंग से बनने चाहिए, ताकि आप जो है 100 में 100, 99 नहीं 100 में 100 नंबर आपको लाना चाहिए मैथमेटिक्स में, और वह नंबर बिल्कुल आएगा। बच्चे लाए भी हैं बैक में, आप भी लाएंगे। इस बार भी लड़कों का एग्ज़ाम जो है बहुत बेहतरीन गया है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से यदि बातों को समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग उस ढंग से नंबर कैसे लाएंगे। तो एक एक बात को समझते हुए हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए,
तब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि हम आपसे देते हैं क्वेश्चन की कॉस इन्वर्स इनटू कॉस, आपको मान लीजिए कि दे दिया गया है 240 डिग्री लिखा हुआ यहाँ पर, और 240 को आप डिग्री को रेडियन में बदलेगा तो पाई बटा 180 से गुणा कीजिए, 6 से कटाइए, 6 चौके 24, 6 3 18, 4π/3 हो जाएगा, 4π/3। तो 240 न लिख करके यहाँ पर आपको 4π/3 ही लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ओके, हम डिग्री को रेडियन में बदल कर आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को भी बनाने में सहूलियत हो, आपको मालूम होना चाहिए। इसको यदि डिग्री में बदलना होगा तो क्या कीजिएगा, सिर्फ पाई की जगह पे 180 रख करके भाग दे दीजिएगा, 3 से 6 बार में कटेगा, 6 चौके 24, 240 डिग्री आपका आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स कॉस 4π/3, तो कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x कहते तो 4π/3 लिख देते डायरेक्ट, तो यह आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। ऐसे प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे। इस टाइप के एक प्रश्न आपको 1 नंबर के जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह डोमेन और रेंज जो हम लोग लिखे हैं उसमें से भी एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कैसे बनाते हैं, तो कहेंगे कि कॉस इन्वर्स कॉस, अब देखिए कि 2π में से 2π/3 यदि घटा देते तो आप हल करके देखिए कि 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घट गया ना, तो आपका हो गया 4π/3 हो गया, 4π/3। लेकिन अभी आपको सूत्र बताए हैं कि cos 2π - थीटा बराबर आपका cos थीटा होता है, हो गया। तो इसको cos 2π - थीटा बराबर सूत्र में हम लोग क्या लिखेंगे कि cos थीटा मतलब कि 2π/3 हो गया, और cos इन्वर्स cos x बराबर x होता है, तो 2π/3 हो गया। अब आपको लगता होगा कि यह वैल्यू क्या इसमें है, तो बिल्कुल है। इसको डिग्री में जैसे ही बदलिएगा ना तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि 2 × 180/3, 3 से भाग लगाइए, 60 बार में कटेगा, और 60 दूनी 120 डिग्री होता है, हो गया। और यहाँ वैल्यू क्या है, 0 से 180 है, तो 0 से 180 के बीच में ही ना 120 डिग्री होता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि 2π/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन गया होगा। इन सारे बातों को समझते रहिएगा। अगले क्लास में मैं आप लोगों को इन सारे सूत्रों को पहले लिखवाऊंगा, और सारे सूत्रों पर आपको थोड़ा पहले अभ्यास कराऊंगा, और अभ्यास कराने के बाद में क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। आप लोग सूत्रों को सिर्फ रट करके ही क्वेश्चन मत बनाइए, वो सूत्र कब लागू होंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर, उसको भी फॉलो कीजिए। तो हम लोग क्या सीखे कि इन्वर्स उसी फंक्शन के निकाले जाते हैं जो फंक्शन 1 और 2 फंक्शन में होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके, सभी बच्चे जो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके।